सो गाइज मैंने रीप का जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बताया था, लाइक वो कॉन्फ़िगरेशन लैन नेटवर्क को मैनेज करने के लिए होता है। और लैन नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस इस तरह से क्या होंगे, रीप प्रोटोकॉल को इनेबल करने के साथ साथ ही वो आपस में क्या करेंगे, नेटवर्क को शेयर करके कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर लेंगे। बट एक लैन नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो इंटरनेट कनेक्शन हम लैन नेटवर्क को किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, वो आज हम प्रैक्टिकल पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा एक राउटर इंप्लीमेंट कर देता हूँ, जो यहाँ पे मेरे लिए क्या बन जाएगा, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली स्पेसिफिक वायर, आपको याद होगा तो यहाँ पे आपको सीरियल वायर ही चूज करना है। ठीक है, तो पावर को ऑफ करो और यहाँ पे सीरियल वायर को कनेक्ट कर दो। डन करने के बाद इनको सीरियली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, पहले इस लैन नेटवर्क को मैं क्या करता हूँ, कन्वर्स करता हूँ। तो मैं नेटवर्क यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। डन, देखो तो कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से मैं कर देता हूँ सब पे। पहले रिप तक का जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से हमने कर रखे थे उसी को ही कर रहा हूँ। मैं भी सीरियल पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वन मिनट। सर कोई वेटिंग में। एक मिनट बस, वो someone is waiting। ओके, हाँ बरस सिंह, ओके डन। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डीएससीपी। डीएससीपी कर देता हूँ सीसीएनए। अब देखो मैं सीरियल को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, तो मैं फिर क्या करूंगा, इस पे देखो, जैसे वहां पे सुपर यूजर डू कमांड होता है ना, अगर जिन्होंने यहाँ पे काली वगैरह यूज किए होंगे तो उनको ये पता होता है, एक sudo कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर यूजर डू। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कर्नल फाइल है इस राउटर का वो भी लिनक्स बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप डू करके कोई कमांड अगर रन करना चाहते हो, लाइक प्रिविलेज मोड का कोई भी कमांड अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना चाहते हो, रन कराना चाहते हो, तो स्टार्टिंग पे आप डू लिख देना। मैं अब कर देता हूँ डू शो IP रूट। तो आप देख सकते हो दो नेटवर्क अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ राउटर रेप
और यहाँ पे नेटवर्क स्पेसिफाई कर देना है 192.168.1.0। डन। दूसरे पे चलो, इस पे भी एग्जैक्टली सेम ही करना है। मैं पहले रिप को इनेबल कर देता हूँ ताकि इनके बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी रहे। राउटर रिप नेटवर्क 192.168.2.0। डन। हो जाने के बाद दोबारा से अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे ना, तो देखो रिप के थ्रू आप पे ऑलरेडी लिंक आ चुका होगा। तो अब अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहूँ तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, उन सब पे डीएससीपी को रिक्वेस्ट करके लैंड डिवाइसेस जितने भी हैं उन पे आईपी एड्रेसिंग को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ओके डन। इस पे ओके डन। सो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, इस लैन नेटवर्क में अगर आप देखोगे ना, ये सब आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पैकेट ड्रॉप जाएगा एआरपी रिजॉल्व की वजह से, बाकी सारे पैकेट्स में क्या हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आईएसपी यानी कि इस लैन नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आईएसपी के एंड से आता है ना, तो वो हमारा आता है सीरियल लिंक के थ्रू, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सीरियल लिंक को कनेक्ट कर रखा है। तो सीरियल लिंक को कनेक्ट करने के लिए मैं सीरियल पे क्या करता हूँ, आईपी एड्रेसिंग उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सीरियल के लिए इंटरफेस सीरियल 0/0/0 172.16.0.1। उसके बाद इस पे दे दो इंटरफेस सीरियल 0/0/1। ठीक है, अरे ओ आईपी नहीं लिखा था, 172.16.0.2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो जैसे हमारे राउटर्स के ऊपर हम फिजिकल इंटरफेस के थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेसिंग वगैरह कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, और उस पर्टिकुलर फिजिकल इंटरफेस के थ्रू हमारे डिवाइसेस कैपेबल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो टेस्टिंग के लिए भी वो फिजिकल इंटरफेस की तरह हमारे पास लॉजिकल इंटरफेसेस भी अवेलेबल है। यानी कि अगर हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस इतने नंबर के अवेलेबल नहीं है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स को एक्टिवेट करके हम उस पे क्या कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे कोई डिवाइस कनेक्ट है, और हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल पोर्ट के ऊपर करना चाहते हैं उस लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर एग्जैक्टली सेम ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और सारा का सारा टास्क राउटर पे एज यूजुअल जिस तरह से परफॉर्म करते हैं ना फिजिकल इंटरफेस के ऊपर, लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम ही होगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, फिजिकल इंटरफेस पे हम डायरेक्टली डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, बट लॉजिकल इंटरफेस पे हम कोई भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। बस उस पे क्या रहेगा, ओनली फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, हम ये एज्यूम करेंगे कि जैसे फिजिकल डिवाइस पे डिवाइस कोई कनेक्ट है, वैसे लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर ऑलरेडी कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉजिकल इंटरफेस को बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो लॉजिकल इंटरफेस रहता है उसको हम बोलते हैं लूप बैक। तो लूप बैक का अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं, तो इतने लाइक जीरो से लेके जो वहां पे नंबर लिखा है उतने नंबर ऑफ लूप बैक इंटरफेसेस मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0, और यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ उस पे। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ 8.8.8.8। अगर आपको पता होगा जो डीएनएस सर्वर होता है गूगल का, वो ग्लोबल डीएनएस सर्वर का आईपी है 8.8.8.8। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा क्या है, गूगल, यानी कि ये मेरा इंटरनेट तक के लिए पाथ है। ठीक है, अगर मेरे ये लैंड डिवाइसेस 8.8.8 तक को क्या करेंगे, पिंग करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आईएसपी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो लोकल कनेक्शन है कंपनी के अंदर वो भी क्या करेगा, सक्सेसफुली हमारे इंटरनेट को एक्सेस करेगा, यानी कि हमारे गूगल के साथ जो कम्युनिकेशन करना चाहिए वो कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्या है कि यहाँ पे अगर हम इस सीरियल का जो नेटवर्क है ना, अगर इसको हम इस रिप के अंदर अगर कॉन्फ़िगर कर दें, यानी कि ये यहां तक अभी मेरा क्या है, रीप है, अगर हम
पूरे को रीप के अंदर कॉन्फ़िगर कर दे तो वहां पे क्या होगा ना, लैन में जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क आईएसपी के साथ क्या हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगा। और आईएसपी पे शेयर होने के बाद क्या होगा, हमारा जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर होगा, हमारा सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, आईएसपी के साथ क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। या फिर आईएसपी अगर हमारे साथ अगर खुद को नेगोशिएट कर रहा है तो वहां पे आईएसपी का भी क्या हो रहा है, सिक्योरिटी लूज हो रहा है। तो इस केस में सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे और हमारे बीच में डेटा ट्रांसमिशन भी पॉसिबल हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैटिक रूट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैटिक रूट हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उस स्टैटिक रूट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक। डिफॉल्ट स्टैटिक क्यों बोलते हैं उस चीज को थोड़ा समझो। लाइक मेरे पास आईएसपी तक जाने के लिए, लाइक आईएसपी पे कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है गूगल तक पहुंचने के लिए, इसका इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं होगा ना। लाइक आईएसपी थोड़ी मुझे बताएगा कि मैं इतने इतने नेटवर्क को क्रॉस करने के बाद गूगल सर्वर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। वो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन तो हमें आईएसपी प्रोवाइड करेगा नहीं। तो फिर हम पैकेट को वहां तक भेजेंगे तो भेजेंगे कैसे, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब आप कोई टारगेट के लिए पैकेट भेजना चाहते हो और वो टारगेट क्या है अगर आपको पता नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ग्लोबल नेटवर्क को आईडी को यूज करेंगे। लाइक जैसे अगर मैं रियल फील्ड का एग्जांपल दूं, अगर आप कोई बंदे को जानते नहीं हो और इनकेस उस बंदे का कुछ चीज कुछ सामान नीचे गिर गया, तो उस बंदे को हम बुलाते कैसे हैं, ओए करके या हाय करके हेलो करके कुछ तो आवाज देते हैं ताकि वो बंदा सुने और हमें रिस्पॉन्ड दे, तभी हम उसको बता सके कि कुछ सामान आपका गिरा है नीचे। तो सेम चीज, लाइक अगर मुझे कोई टारगेट, कोई पर्टिकुलर टारगेट है, कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके पास मुझे इंफॉर्मेशन को भेजना है, बट वो टारगेट के ऊपर कौन सा आईपी है, कौन सा नेटवर्क है, अगर मुझे इस चीज का पता नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पैकेट को भेजेंगे। तो भेजेंगे कैसे, तो पैकेट को भेजने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, IPv4 का जो ग्लोबल नेटवर्क आईडी है उसको यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क आईडी रहेगा, लाइक मैं इसको अगर कोई पैकेट को भेजूंगा, तो ऑब्वियसली बात है वो वहां पे क्या करेगा, पैकेट को कैरी करेगा और ये जिस डिवाइस के पास जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो इस इंफॉर्मेशन पे जो पैकेट आया होगा वो खुद उसको लिसन करेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क आईडी है और हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर और एक चीज अगर देखोगे, अगर ये मेरा ग्लोबल नेटवर्क आईडी है तब यहाँ पे हर एक वैल्यू मेरा क्या है, 0 है। यहाँ पे नेटवर्क और होस्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। जिस वजह से हम इसको क्या करते हैं, सबनेट मास्क जो डिफाइन करते हैं ना, वो भी हमारा क्या रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू पे रहता है, यानी कि 0000, जहां पे ना हम नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना हम होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा उस चीज को थोड़ा देखो। तो सर मुझे वो अगर क्या वेटिंग। करना है, यस वेटिंग पे कोई 3, देखो। तो मुझे अगर क्या करना है, आईएसपी के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट स्टैटिक मुझे, सॉरी डिफॉल्ट स्टैटिक राउट मुझे क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड्स आईएसपी मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वहां वो कौन से राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा ना, कंपनी के अंदर ना एक राउटर होता है बिल्कुल एंड में, जो राउटर मेरा क्या करता है, आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन करता है। इस राउटर को हम बोलते हैं एज राउटर। तो इसी एज राउटर के ऊपर मेरा क्या होगा, डिफॉल्ट स्टैटिक को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देख लो, इसको ओपन करता हूं। सर एक बार दोबारा रिपीट करना है वो क्या, एज राउटर देखो क्या। देखो, कंपनी के अंदर ना, कंपनी के अंदर हम जब इंटरनेट कनेक्शन लाते हैं ना, तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि कोई भी राउटर क्या हो जाए, इंटरनेट को एक्सेस करे। कंपनी के अंदर एक सेपरेट राउटर होता है जिसको हम बिल्कुल एंड राउटर यानी कि एज राउटर बोलते हैं, जो मेरा क्या करता है, आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ही डिप्लॉय किया जाता है। लाइक देखोगे उसका सिनेरियो अगर मैं बताऊं ना, कुछ इस टाइप का रहता है रियल फील्ड का। इसको थोड़ा टाइम के लिए मैं साइड कर देता हूँ। लाइक देखो, ये मेरा मान लो कंपनी का पूरा क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जहां पे सारे डिवाइसेस हैं, सारे वगैरह यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें से एक कनेक्शन आएगा एक राउटर के पास, और ये राउटर से हम क्या करेंगे, आईएसपी को कनेक्ट करेंगे। ये राउटर भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, बट ये इस लैन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने के साथ साथ आईएसपी के साथ भी क्या कर रहा होगा, कम्युनिकेशन कर रहा होगा। इस राउटर को हम यहाँ पे बोलते हैं एज राउटर, ठीक है। और हम इस राउटर के, इस राउटर के
फ्रंट पे यानी कि इस एरिया में, नहीं तो इस एरिया में क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो होता है हमारा फायरवॉल वगैरह होता है ना, वो यहीं पे इंप्लीमेंट होता है। अगर आप कहीं पे अटैक वगैरह परफॉर्म कर रहे हो ना, अगर वहां पे आपको पहले राउटर मिलता है तो समझ लेना उसके बाद वाला जो है वो मेरा क्या है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन यानी कि फायरवॉल वगैरह वहां पे डिप्लॉय है। अगर ट्राई कर रहे हो, पहले आपको यूजुअली फायरवॉल ही मिलता है, बाईपास करने के बाद आपको एज राउटर मिलेगा, उसके बाद फिर से आपको एक सिक्योरिटी कंडीशन यानी कि एक फायरवॉल मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिल सकता है, नेटवर्क में एंट्री करने का परमिशन मिल सकता है। तो ये उसका रियल फील्ड का सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो इतने सारे डिवाइसेस को यहाँ पे तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक राउटर को एज्यूम किया है, ये मेरा क्या है, एज राउटर है, इस राउटर को, और इस राउटर के साथ मैंने आईएसपी को कनेक्ट कर रखा है। तो जो डिफॉल्ट राउट में कॉन्फ़िगर करूंगा ना, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो मेरे इस एज राउटर के ऊपर ही होगा। तो उसको कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो कैसे करूंगा मैं, कंडीशन है डिफॉल्ट राउट। भाई मुझे गूगल तक जाने के लिए कौन सा नेटवर्क आईएसपी यूज कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेटवर्क आईडी क्या ले लूंगा, 0000, सबनेट मास्क पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे एक्सिट इंटरफेस को यूज करूंगा, सीरियल 0/0/0। हो जाने के बाद दोबारा से अगर मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं ना, ओहो, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक डिफॉल्ट राउट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क से, लाइक इसका आईपी मेरा क्या है, 192.168.2.2 है। अगर मैं यहां से पिंग करूंगा 8.8.8.8 को, पैकेट क्या होगा, यहां से जनरेट होकर यहाँ इसके पास आएगा। राउटिंग टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे 8.8.8.8 के लिए कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो वो जब पूरा राउटिंग टेबल को चेक करेगा, चेक करने के बाद वहां पे क्या करेगा, इस डिफॉल्ट रूट को वो चेक करता है। लाइक एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें गलत है। गलत क्या है, लाइक ये जो राउटिंग टेबल है ना, यहाँ पर देख सकते हो 2 है, फिर 1 है, फिर ये है। लाइक राउटिंग टेबल ना टॉप टू बॉटम कभी रीड किया नहीं जाता, हमेशा बॉटम टू टॉप रीड किया जाता है। और ये जो डिफॉल्ट रूट है 0000, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम पे नहीं आता, ये कहां पे आता है, बिल्कुल टॉप पे आता है, यानी कि यहाँ पे रहता है आपका स्टार्टिंग रूट। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। रियल फील्ड डिवाइस पे अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट क्या रहेगा ना, ये इसको यहाँ पे टोटली हटा दो, ये ऐसा रहेगा। तो जब राउटिंग टेबल वो चेक करेगा, कहां से कहां के लिए चेक करेगा ना, इस टॉप से वो, सॉरी इस बॉटम से वो स्टार्ट करेगा, टॉप की ओर जाएगा। 8 का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 8 का इंफॉर्मेशन उसको कहीं पे नहीं मिलेगा, तो एंड में आके उसको क्या मिलेगा, डिफॉल्ट मिलेगा स्टार्टिंग पे। और उसके लिए डायरेक्शन हमने क्या दे रखा है, सीरियल 0/0/0। तो वो उसको फॉलो करके क्या करेगा, पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे वो पैकेट मेरा क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होगा, वैसे क्या होगा, आईएसपी को मिलेगा। आईएसपी क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 8.8.8.8 है। और आईएसपी को क्या होगा, पता होगा कि ये जो आईपी हम गूगल के लिए रिक्वेस्ट आया है, तो गूगल तक जाने के लिए पाथ कैसे कैसे होंगे। तो आईएसपी क्या करेगा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। वहां से जब रिस्पॉन्ड हमारा आईएसपी के पास आएगा, आईएसपी को हमारे नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो वहां से पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करेगा, तो वो वहां से पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एक डिफॉल्ट राउट को यूज करता है, वो भी एक डिफॉल्ट स्टार्टिंग को यूज करता है, सीरियल 0/0/1। तो वो वहां पे क्या करेगा, राउटिंग टेबल में इस डिफॉल्ट को चेक करके पैकेट को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही पैकेट आके मेरे एज राउटर को पहुंचा, मेरे इस लैन नेटवर्क में कौन से नेटवर्क है, एज राउटर को तो क्या होगा, पता होगा। तो वो वहां से क्या करेगा, पैकेट को एप्रोप्रिएट डिवाइस के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। कैसे ना, हमारा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहा, आईएसपी का इंफॉर्मेशन आईएसपी के पास करा, हमारे बीच में क्या रहा, सिक्योरिटी मेंटेन रहने के साथ साथ कम्युनिकेशन भी क्या हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब इस डिवाइस के पास क्या है, स्टार्टिंग रूट अवेलेबल है, तो ये वहां पे क्या कर रहा होगा, आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा। देख लो, अगर किसी को डाउट है तो देख लो। अगर मैं यहाँ पे पिंग करूं 8.8.8.8 के लिए,
तो यहाँ पे देखो रिप्लाई आ रहा है। बट इस राउटर में सिर्फ क्या है, आईएसपी तक जाने के लिए पाथ अवेलेबल है, बट पूरे लैन में जितने डिवाइसेस होंगे उनके पास तो क्या नहीं होगा, डिफॉल्ट रूट तो अवेलेबल नहीं होगा। तो वो फिर किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, उनके ऊपर भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वहां पे हमें क्या करना होता है, सबके ऊपर डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम क्या करेंगे ना, ऑलरेडी हमारा जो लैन नेटवर्क है वो एक डायनामिक प्रोटोकॉल के थ्रू क्या हो चुका है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। तो ये जो डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको सॉरी हम उस इंफॉर्मेशन को उठा के अगर क्या करें, हमारे डायनामिक के अंदर अगर डाल देंगे, तो डायनामिक के थ्रू वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, पूरे नेटवर्क में क्या होगा, शेयर हो जाएगा। और हर किसी राउटर उस नेटवर्क का अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर देंगे। करने के बाद वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट राउट को फॉलो करके कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उस चीज को देख लो। तो यहाँ पे मुझे रीप और स्टैटिक को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए कमांड क्या है, लाइक राउटर रीप, और यहाँ पे मुझे देना है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। लाइक जहां पे भी डिफॉल्ट स्टैटिक का इंफॉर्मेशन होगा उसको आप क्या करो, पिक करो, और पिक करके रीप के अंदर डाल के पूरे नेटवर्क में उसको क्या कर दो, शेयर कर लो। करने के बाद इस राउटर पे देखो, इनेबल शो आईपी रूट, इसके पास अभी क्या हो चुका है, डिफॉल्ट रूट आ चुका है। यानी कि जब कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो चेक करेगा और उसके नेटवर्क सॉरी उसके राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या करेगा, डिफॉल्ट को चेक करके पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। डिफॉल्ट में वो पैकेट किसको मिलेगा, 10.0.0.2 को। 10.0.0.2 कौन सा है, ये वाला है। जब पैकेट इस राउटर को मिला, राउटर फिर से वहां पे क्या करेगा, राउटिंग टेबल को चेक करेगा कि 8.8.8.8 के कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि नहीं है। जब वो खुद चेक करने के बाद उसको पता लगेगा कि नहीं 8.8.8.8 का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो वो वहां पे क्या करेगा, स्टार्टिंग रूट को चेक करेगा। स्टार्टिंग रूट को चेक करके पैकेट को आईएसपी को भेजेगा, और आईएसपी से जो रिप्लाई इसको रिसीव होगा उसको पता होगा कि टारगेट नेटवर्क मेरा कहाँ पे है। 1.0 के लिए पैकेट को इस राउटर को भेजेगा, और वहां से मेरे अप्रोप्रिएट डिवाइसेस को मेरा पैकेट हैंड ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे रियल फील्ड सिनेरियो में कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी PC0 से पिंग करूं .8.8.8, देखो पिंग हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारे लैन नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं, हमारा आईएसपी के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक चीज है, लाइक हर एक प्रोटोकॉल का हर एक प्रोटोकॉल का दो स्टेट होता है। लाइक एक फिजिकल इंटरफेस के ऊपर वो प्रोटोकॉल का दो स्टेट हो सकता है, आइदर वो एक्टिव होगा, नहीं तो वो पैसिव होगा। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हम एक इंटरफेस के ऊपर एक्टिव डिक्लेयर करते हैं, तो मान लो वो पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू वो डिवाइसेस सॉरी वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल रिलेटेड ट्रैफिक उस पर्टिकुलर फिजिकल इंटरफेस के थ्रू क्या होगा, नेगोशिएट हो सकता है। बट अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए वो फिजिकल इंटरफेस को पासिव डिक्लेयर कर दें, तो वो उस इंटरफेस के थ्रू कभी भी उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां तक रीप चल रहा है, बट यहाँ पे जो रिप चल रहा है वो रिप वर्जन 1 पे चल रहा है, जहां पे ब्रॉडकास्ट आईपी यूज हो रहा है 255.255.255.255। इनकेस मान लो इस राउटर के ऊपर अगर लोड ज्यादा आ गया, हो सकता है वो इस सीरियल के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन आईएसपी के साथ शेयर कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को मिटिगेट किस तरह से करेंगे ना, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने का एक बेस्ट सोल्यूशन है, रिप प्रोटोकॉल को इस सीरियल इंटरफेस पे क्या कर दो, पैसिव कर दो, यानी कि डीएक्टिवेट कर दो। अगर कोई इंटरफेस के पे कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अगर पैसिव है, सॉरी ऑलरेडी पैसिव है, तो वो इंटरफेस पे उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का ट्रैफिक नेगोशिएट होगा ही नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइस पे जाओ, कमांड दे दो राउटर रीप, और यहाँ पे कर दो पैसिव इंटरफेस, कर दो सीरियल 0x0x0। अब उस इंटरफेस के ऊपर कभी भी रीप के पैकेट मेरे आईएसपी के साथ क्या नहीं होंगे, शेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक लेवल का जो सिक्योरिटीज होता है हमारे लैन नेटवर्क और आईएसपी के साथ, हम इस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और इस तरह से उसको मैनेज करते हैं। डाउट है किसी को यहाँ पे, कि डाउट ही डाउट है?
हेलो। हेलो सर, कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कुणाल। सर एक तो मेरे को ये डाउट था कि जो आपने यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगर करे थे ना जब, हम्म। तो आपने ये बताया था कि जो मतलब यहाँ पे मतलब डिफॉल्ट आईपी एड्रेस जो होता है 0.0.0.0 वो मतलब आईएसपी सर्च कर लेगा अपने आप ही। आईएसपी सोर्स नहीं करेगा। लाइक हम अगर डिफॉल्ट यूज करेंगे ना हाँ। कोई नेटवर्क के लिए, तो वो उस डिफॉल्ट को थ्रू वो डिफॉल्ट रूट को फॉलो करके पैकेट को उस डायरेक्शन पे फॉरवर्ड कर देगा। तो सर मान लीजिए कोई पैकेट हमें कभी आया गया ही नहीं, मतलब मेरे को गूगल को पैकेट भेजना है, तो मेरे पास कोई रूट नहीं है गूगल पे जाने का, तो ना मैंने कोई पैकेट रिसीव करा ना मैंने कोई पैकेट पहले भेजा, तो 0.0 करके कैसे भेज दूंगा फिर मैं? एक्चुअली आपके घर में जो राउटर होता है ना, हम्म। जहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्शन लाते हो, हम्म। तो उसके ऊपर ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। अगर आपके घर के एक्सेस होगा राउटर का, तो यस। उस राउटर पे जाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलेंगे। देखा है तो आपको एक एग्जांपल। डिफॉल्ट स्टैटिक एंड मोडेम राउटर। अगर आपको दिखाऊं, आपके घर के जो राउटर्स हो गए ना, उस पर अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे है, इस पे लिखा है, तो शो कर रहा होगा, इधर उधर स्लो चल रहा है, मुझे दिखाता हूँ कहीं पे, यहीं पे राउटर होगा। ये रहा, ये देखो, ये रहा आपके। देखो स्टैटिक राउट का है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? थोड़ा यस जूम कर देता हूँ, सर। Yes, sir. रुको। स्टैटिक राउट यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है स्टैटिक राउट। यहाँ पे ध्यान पे देखो, डेस्टिनेशन एड्रेस मुझे कुछ पता है, कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या गया है? 0000 गया है। यस सर। सबनेट मास्क यहाँ पे क्या आ गया? 0000 जीरो। गया है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ऑलरेडी आपके राउटर के ऊपर हो चुका है, ठीक है? यस क्योंकि सर। देखो, कोई टारगेट नेटवर्क हमें नहीं बताता। अगर आप पर्टिकुलर नेटवर्क को अगर सर्च करेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, खुद का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। लाइक अगर मुझे ऐसा देखो, अगर मुझे कोई जैसे कि यहाँ पे कैसे बताऊं, उसका एग्जांपल दूं। अगर देखो, अगर मुझे कोई जानता है, तो वो मुझे क्या करेगा, नाम से बुलाएगा। बट अगर कोई मेरे लिए अननोन है, ठीक है, मैं उसको नहीं जानता बट वो मुझे जानता है, तो ये वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें फील नहीं होता कि मे बी हमारा सिक्योरिटी थोड़ा कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लाइक मैं उसको नहीं जानता, वो बंदा मुझे जानता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पे इग्नोर करने के लिए ही हम वहां पे डिफॉल्ट को यूज करते हैं। लाइक कोई भी नहीं चाहता, लाइक आईएसपी कभी नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उस कंपनी को पता चले जहां पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि अगर उस नेटवर्क वाले को, उस कंपनी वाले को पता लग गया, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आईएसपी का कुछ खराब करना चाहता है, लाइक उसमें कुछ नेगेटिव इंपैक्ट अगर करना चाहते हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। और इवन हमारे बारे में इंफॉर्मेशन अगर आईएसपी को पता लग गया, तो हमारे सिक्योरिटीज के थ्रू हमारा जो सिक्योरिटीज है वो क्या हो सकता है, आईएसपी तो चाहे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो इतनी ज्यादा रिस्क हम क्यों लें? अगर ये सारी चीज मिटिगेट होते हुए भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बात खत्म है, कम्युनिकेशन कर लो। और वहां पे कम्युनिकेशन करने के लिए ना आईएसपी को अपना नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा, ना आपको आईएसपी को बताना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए वहां पे क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग अवेलेबल है, जो उसका ग्लोबल नेटवर्क आईडी है 0000 का, उसको यूज करो और वहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो। यस सर। तो आज एक चीज दिखाता हूँ, आज एक चीज करते हैं, वो है रिमोट एक्सेस। ठीक है, डिवाइसेस को हम रिमोटली किस तरह से एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस लेने के लिए हमारे पास दो तरीका है।
एक होता है हमारा टेलनेट, दूसरा होता है हमारा एसएसएच। टेलनेट जो होता है वो हमारा सिक्योर नहीं होता, एसएसएच जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। टेलनेट और एसएसएच में सिक्योर मतलब क्यों है एसएसएच ज्यादा सिक्योर, वो चीज हम प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा। तो टेलनेट लिख दो। टेलनेट क्या है? सर यस। सर हल्की सी वॉइस और बढ़ा दीजिए सर अपने पीसी की। हेलो, बढ़ गया? हाँ सर, मतलब हल्की सी ना कट रही है, वो बीच बीच में समझ नहीं आ रहा। हेलो, नाउ? ठीक है सर। Okay. It is an application layer protocol using TCP port number 23। लाइक टेलनेट हमारा क्या है ना, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और वो वहां पे टीसीपी के प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक है। और वहां पे पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, वो 23 यूज करता है। उसके बाद इट इज यूज टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ एनी डिवाइस। कोई भी डिवाइस को रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम टेलनेट को यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट सिक्योर because it share it shares information in plain text plain text format। लाइक हमारा जो टेलनेट है वो सिक्योर इस वजह से नहीं है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है वो किस पे शेयर करता है ना, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में करता है, यानी कि कंप्लीटली रीडेबल फॉर्मेट में करता है, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो मैं इसी डिवाइस के ऊपर क्या करता हूं, टेलनेट को एक्टिवेट कर देता हूं, ठीक है। देखो, टेलनेट को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। लाइक रिमोट एक्सेस सर्विस के लिए हमारे पास 5 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम 0 से 4 इस तरह से 5 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं ना, टेलनेट और एसएसएस जैसे सर्विसेज को इनेबल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर वो सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, उस चीज को पहले देख लो। इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, तो यहां पे आपको कमांड देना है लाइन B2I 04। लाइन का मतलब होता है लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना, VTOI का मतलब होता है वर्चुअल टेलीयार्ड। लाइक वो जो 5 पोर्ट है वो 5 पोर्ट को कंबाइन करके क्या करना है, एक यार्ड बनाना है, लाइक एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। जिस ग्रुप के ऊपर हमें क्या करना है, लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना है। अभी वो जो 0 से 4 जो 5 लॉजिकल पोर्ट्स थे, जो वर्चुअल टेलीटाइप पोर्ट्स थे, वो क्या थे, डीएक्टिवेट थे। इस कमांड के बाद वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बेसिक ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3। उसके बाद आपको पे कमांड देना है लॉगिन, अब करना है एग्जिट। तो यहाँ पे आपको रिमोट एक्सेस तो मिल गया, तो आप इस अब क्या कर सकते हो ना, इस पासवर्ड को यूज करके इस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। बट बात यहाँ पे क्या आता है, रिमोट एक्सेस तो ले जाओगे, बट रिमोट एक्सेस लेने के बाद डिवाइस वहां पे क्या करता है, खुद के लिए भी क्या करता है, सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन को वहां पे चेक करता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड करके, पासवर्ड यानी कि इसको हम प्रिविलेज लेवल पासवर्ड भी बोलते हैं राउटर के ऊपर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2। करने के बाद मैं इस लैंड डिवाइस पे जाता हूँ PC0 पे, और उस राउटर के ऊपर जो भी फिजिकल पोर्ट अवेलेबल होगा उनको पिंग करता हूँ। तो मैं स्पेसिफिकली उसके गेटवे को भी पिंग कर लेता हूँ। देख सकते हो गेटवे से क्या हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे टेलनेट एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा, लाइक टेलनेट 192.168.1.1 एंटर करो। वहां पे क्या आ रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन आ रहा है। ये जो पासवर्ड है आपने जो वहां पे लाइन B2I के अंदर जो पासवर्ड दिया था, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री करना है, जो है 1 2 3। देखो यहाँ पे मैंने पासवर्ड को टाइप कर लिया, बट वो पासवर्ड आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ये पासवर्ड मेरा क्या है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो उस पासवर्ड को आपको जो टाइप करना है, बहुत केयरफुली आपको टाइप करना है। अगर आपने गलत टाइप कर दिया, 3 बार गलत होने पे वो आपको क्या कर देगा, इस कंसोल से बाहर कर देगा। लाइक आप वहां पे कैपेबल नहीं होंगे उस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस लेने के लिए।
यहाँ पे टाइम भी एक्सपायर हो गया क्योंकि यहाँ पे 40 सेकंड तक वो वेट करता है, लाइक 40 to 60 सेकंड तक वो वेट करता है, उसके बाद वो सेशन क्या हो जाएगा उसका, एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं दोबारा से करता हूँ, टेलनेट पासवर्ड है 1 2 3 एंटर। अब देखो राउटर पे इनेबल मोड में हूँ, सॉरी यूजर मोड पे। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा ना राउटर को एक्सेस लेने के लिए, तो प्रिविलेज मोड से जाने के लिए वहां पे क्या कर रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, जो हमने वहां पे पासवर्ड देते 1 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे होस्ट नेम कर देता हूँ, होस्ट नेम कर देता हूँ टेलनेट। अब करता हूँ एग्जिट, एग्जिट। एग्जिट करने के बाद दोबारा से इस डिवाइस के पास जाओ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, डिवाइस का नाम चेंज होकर टेलनेट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, डिवाइस को रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। तो गाइस कॉन्फ़िगरेशन के कमांड्स आप पहले नोट डाउन कर लो, यहां से लेके यहां तक। डन सर। डन, यस सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं। और भी क्या चीजें हैं ना, अगर मैं राउटर को इस कॉन्फ़िगरेशन का अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बफर मेमोरी को चेक करना है। और मैंने आपको बता रखा था बफर मेमोरी को चेक करने के लिए मुझे कमांड क्या देना होता है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर सकते हैं, राउटर का बफर मेमोरी चेक कर सकते हैं, जहां पे हमारा करंट कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होकर रहता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप एक चीज देखोगे, जो पासवर्ड वगैरह हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है ना, वो सारे मुझे क्या हो रहे हैं, क्लियर टेक्स्ट में विजिबल हो रहे हैं। देखो ना, क्लियर टेक्स्ट में विजिबल हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम डेटा तो एक तो क्या कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं, पर जो पासवर्ड वगैरह हम डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, बहुत सारे अगर क्लियर टेक्स्ट में अवेलेबल है, तो क्या हो सकता है, कोई अगर गलती से थोड़े टाइम के लिए अगर हम सिस्टम को ओपन करके कहीं पे कुछ काम में अगर बिजी रह रहे हैं दूसरे काम में, तो कोई अगर उस पासवर्ड को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे एब्सेंस में डिवाइस का एक्सेस लेके कुछ भी नेगेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे उस चीज के प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी का नाम क्या है, कोई एक सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा जिसका नाम है सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। तो जितने भी पासवर्ड्स वहां पे हम यूज करते हैं, वो ये कमांड क्या करेगा, उन सबको एनक्रिप्ट कर देगा। अब देखो दोबारा से मैं अगर रनिंग कॉन्फ़िग में जाऊंगा, पासवर्ड्स क्या हो चुके हैं, एनक्रिप्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर अभी कोई पासवर्ड को देखेगा तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि ये पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेसिक सिक्योरिटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें और भी सिक्योरिटीज आप चाहो तो एक्सेसिबिलिटी के लिए, लाइक देखो डेटा ट्रांसमिशन तो हमारा कंप्लीटली प्लेन टेक्स्ट में होगा, उसको सिक्योर नहीं कर सकते, बट हम ये भी तो कर सकते हैं, लाइक एक सर्वर के ऊपर ना अगर रिमोट सर्विस अवेलेबल है, तो वहां पे एक कंडीशन रहता है कि कुछ लिमिटेड रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। अगर हर कोई उस पर्टिकुलर सर्वर को अगर रिमोटली एक्सेस ले रहा है, तो वो सर्वर मेरा क्या नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो वहां पे लिमिटेड यूजर्स को हम किस तरह से क्या करेंगे, परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे एक चीज है आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मैं भी ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आगे आपको बेसिक जब आपका सीएस स्टार्ट होगा तो मैं आप जाएगा वहां पे। ये कॉन्सेप्ट आपका सीआईए, किसी को आइडिया है सीआईए क्या है, दीपक?
हेलो, हाँ सर। एनी आइडिया व्हाट इज CIA? हम्म, क्या पता हो, बट CIA से नहीं पता है, क्या पता वैसे ही पता हो। थोड़ा सा बता दे, क्या पता याद हो। और किसी को? करिश्मा? नो सर, नहीं पता। ओके, देखो, हमारे ऊपर जो जितने भी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हम आईटी में डिप्लोमा यूज करते हैं ना, वो इसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। पहला कंडीशन क्या है ना, हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। लाइक जब हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है ना, तो ट्रैवल करने का टाइम भी वो सिक्योरिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। कोई अगर बीच में उस बैठ के उस डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, फिर वो उस डेटा को रीड कर रहा है ना, तो वो डेटा मेरा सिक्योर नहीं है। तो वहां पे इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। और तीसरा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जब मैं उस डेटा को एक्सेस करना चाहूं, मैं तब क्या कर सकता हूँ, सिक्योरली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तीन कंडीशन हमारा क्या होता है ना, हमारे आईटी फील्ड में सिक्योरिटीज का ट्रायंगल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बिहाफ पे जब हम कोई डेटा को एक्सेस करते हैं ना, तो एक्सेस लेने से पहले वहां पे तीन एक पर्टिकुलर कंडीशन को इंप्लीमेंट किया जाता है, जो है हमारा ट्रिपल है। ट्रिपल होता है आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि आप वो वैलिड पर्सन हो कि नहीं हो उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए। ऑथराइजेशन मतलब आपको वो परमिशन दिया जाएगा, क्या ठीक है, आप परफेक्ट हो उस पर्टिकुलर जो आपका डेटा रहेगा उसको एक्सेस करने के लिए। और अकाउंटिंग के दौरान आपके पास वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो सर्वर होता है ना, इसका यूसेज आप हर जगह पे करते हो, बट आपको पता नहीं चलता। कैसे? अगर आप जीमेल पे जाओगे, वहां पे आपको यूजर ने पासवर्ड मांगता है, वो इसी के थ्रू मैनेज होता है। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कहीं पे भी जाओ ना, आपको वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, तो वो इस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो सर्वर को तो डिप्लॉय नहीं कर सकते, बट हमारे राउटर के ऊपर कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो हमारे ट्रिपल ए की तरह हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ रेस्ट्रिक्टेड, सॉरी, कुछ यूजर नेम और पासवर्ड को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। लाइक कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर नेम कर देता हूँ क्रो, और यहाँ पे मैं पासवर्ड बना देता हूँ 111। ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं मैं क्या, दाना है आपको लाइन B2I में 0 to 4, और यहां पे मैं कर देता हूं लॉगिन लोकल। लाइक आपको जो लॉगिन अभी करना है ना, वो राउटर के लोकल डेटाबेस के थ्रू करना है। ठीक है, करने के बाद आप जब दोबारा से PC0 से पिंग करोगे, सॉरी, टेलनेट का रिक्वेस्ट करोगे ना, तो वहां पे आपकी यूजर नंबर पासवर्ड मांगेगा। अगर आप वहां पे यूजर नंबर दे रहे हो क्रो, और वहां पे पासवर्ड मांग रहे हो, तो पासवर्ड मेरा क्या रहेगा, 111। एंटर करो। वो ऑथेंटिकेट होने के बाद ही क्या होगा, हमें परमिशन मिलेगा और वहां पे हमारा डेटा एक्सेसिबल होगा। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग ए कॉल। हेलो, am I audible guys? यस सर।
यस सर। ओके, देखो तो यहाँ पे टेलनेट आ गया, अब एक्सेस करो, इनेबल, सॉरी इनेबल, और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड था 1 2 आपके प्रिविलेज पासवर्ड का, वो देख के आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे याद रखना यूजर नेम और पासवर्ड एग्जैक्ट होने चाहिए आपके डेटाबेस के हिसाब से। अगर आप यूजर नेम गलत तो आप पासवर्ड अगर सेम दे रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये चीज तो नॉर्मल चीज आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, यूजर रेस्ट्रिक्शंस को लगा सकते हो। यहाँ पे देखते हो लिखा आ रहा है ट्रिपल ए मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। तो ट्रिपल ए तो अभी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली ट्रिपल ए को मैनेज करने के लिए दो स्पेसिफिक सर्वर्स यूज होते हैं। एक होता है हमारा टैकाक प्लस, दूसरा होता है हमारा रेडियस। अगर कभी इस चीज को पढ़ना है, ठीक है, टर्मिनल एक्सेस, कंट्रोलर एक्सेस, कंट्रोलर सर्विस, जिसको बोलते हैं टैकाक प्लस, ये सर्वर आपको मिलेगा सिस्को के थ्रू, जिसके ऊपर हमारा क्या रहता है, ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर रहता है। और एक मिलता है आपको रेडियस, ठीक है। इसको इसका क्या था एब्रिविएशन, रिमोट एक्सेस डायल अप सर्विस, डायल अप सर्विस, डायल अप यूजर सर्विस, रेडियस होता है। ये हमारा ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि कोई भी चाहे तो उसको यूज कर सकता है ट्रिपल ए के लिए, ठीक है। इस तरह से दो सर्वर्स अवेलेबल है। तो आप उसको आगे जब आपका सी ए सॉरी सी एस में जब आप पढ़ोगे ना, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके थ्रू भी काफी ज्यादा अटैक्स वगैरह पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स वगैरह आपको मिल सकता है। छोड़ो, तो टेलनेट को लेके कुछ डाउट किसी को है कि क्लियर हुआ? हेलो, टेलनेट को लेके डाउट है कि क्लियर है? और गाइस ये रहा जो आप यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू क्या कर सकते हो, यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये रहा उसका कॉन्फ़िगरेशन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन बिटवे में जाना है, कमांड देना है लॉग इन लोकल, ताकि वो इस लोकल डेटाबेस को क्या कर सके, ट्रिपल ए की तरह यूज करके यूजर को क्या मतलब क्या कर सके, ऑथेंटिकेट कर सके, सर ठीक है। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर इसके अंदर हमारे 5 पोर्ट्स होते हैं। हाँ हाँ, तो सर यूजर नेम आईडी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो इसमें हमारे एक पोर्ट मतलब क्रिएट नहीं हो जाएगा कि हमने यूज कर लिया? अरे नहीं नहीं, वो 5 पोर्ट को एक्सेस, अरे आपके घर पे ताला, अगर आप घर में ना कुंडी लगा के हम्म। कहीं बाहर जा रहे हो, ओके। और वो कुंडी का वो जो लक है ना, ताला हम्म। ताला जिसको बोलते हैं, उसमें 3 कीज होते हैं ना। यस। तो घर के 3 मेंबर्स के पास होता है। हाँ। तो 3 की का मतलब ये नहीं कि वो ताला 3 है, वो एक ही है ना। ओके। ओके। बस 3 लोगों के पास परमिशन रहता है वो क्या करने के लिए, उस ताला को ओपन करने के लिए। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही है। आप जो यूजर नेम पासवर्ड बनाओगे वो आपको ऑथेंटिकेट करेंगे। लाइक वो जो 5 पोर्ट्स के ऊपर आप रिमोट एक्सेस को इनेबल कर रहे हो ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो 5 पोर्ट, लाइक एक डिवाइस 5 डिवाइसेस के साथ साथ क्या कर सकता है, रिमोटली एक्सेस परफॉर्म कर सकता है। और वहां पे जो जो यूजर नेम पासवर्ड आप ऑथेंटिकेट करोगे, उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वो वहां पे क्या करेगा, रिमोट एक्सेस का जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। समझ आ गया सर, थैंक यू। ओके, क्लियर है चीज? इसको यस प्रैक्टिकल सर। करना चाहोगे? क्योंकि इसके प्रैक्टिकल के बाद मुझे लग रहा है कि एसएसएच अगर समझाऊं तो समझ में आएगा। चाहोगे प्रैक्टिकल करने के लिए? 5 मिनट्स का प्रैक्टिकल है, करोगे तो ठीक है, अगर नहीं चाहते, मतलब इतने सारा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक राउटर लेना है, ठीक है, और आपको बस ये इतना तक कॉन्फ़िगर करना है, राउटर पे रिमोट एक्सेस को इनेबल करना है और उसके थ्रू इसका रिमोट एक्सेस लेना है, खत्म। गाइस देखो, वो प्रैक्टिकल करोगे ना आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ एसएसएच भी, ठीक है। बाद में आप क्या करना, दोनों का प्रैक्टिकल कर लेना, इवन रीप का जो प्रैक्टिकल बताया वो भी करना, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा एसएसएच। एसएसएच स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल, ओके। इट इज एन application layer protocol using TCP port number 22. It is also used for remote access. It is secure because
सॉरी, it is secure because it shares information in encrypted form, encrypted and information in encrypted format. ठीक है, लाइक एसएसएल हमारा सिक्योर क्यों है? क्योंकि वो डेटा को जो डिवाइसेस के बीच में नेगोशिएट करता है ना, वो उसको एनक्रिप्ट करके क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या है ना, एनक्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, लाइक देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं तो ये जो चीजें है ना, ये कंप्लीटली रीडेबल फॉर्मेट में है। कोई भी अगर उसको देखे तो वो इजीली पढ़ सकता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्रॉ 123। मान लो ये मेरा पासवर्ड है, अगर ये आपको भी पता लग गया तो वहां पे क्या होगा भाई, मेरे एब्सेंस में आप क्या कर सकते हो, मेरे चीजों को एक्सेस कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं सिक्योर कैसे बनाऊं कि कोई अगर इस चीज को देखे तब वो क्या नहीं कर सके, उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। उसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, काफी सारा एल्गोरिथम को यूज करते हैं। स्पेसिफिकली हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, दूसरा होता है हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम में क्या होगा ना, अगर इसके ऊपर मैं हैशिंग एल्गोरिथम को रन करूंगा ना, तो वो वहां पे क्या करेगा, कुछ ऑनरीडेबल फॉर्मेट में डेटा को इस तरह से वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर लेगा। इसको देख के किसी को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट ये मेरा क्या है, कंप्लीटली ऑनरीडेबल डेटा है। लाइक इसको देख के कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन को फेच नहीं कर सकता। और इस ऑनरीडेबल फॉर्मेट डेटा को हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, साइफर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन बोलते हैं। और ये डेटा को हम एनक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे साइफर टेक्स्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो हैशिंग में क्या होगा, रीडेबल फॉर्मेट से वो डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, बट रिवर्स प्रोसेस हैशिंग में पॉसिबल नहीं है। जबकि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में क्या है, ये चीज पॉसिबल है। हम वहां पे क्या कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर करने के लिए एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, और बाद में उस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। और हमारा जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होता है वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में भी दो तरह के एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड अवेलेबल है। एक होता है हमारा सिमेट्रिक, दूसरा होता है हमारा एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होगा ना, लाइक एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों प्रोसेस एक ही प्रोसेस को फॉलो करके किया जाता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो किया जाता है उस प्रोसेस को हम की बोलते हैं, की। लाइक जिस की पे वो डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, उसी सेम की पे वो डेटा को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और इस प्रोसेस जिस एल्गोरिथम के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एल्गोरिथम बोलते हैं। और एसिमेट्रिक में क्या होगा ना, वहां पे दो की यूज होंगे। एक की हमारा यूज होगा डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा की हमारा वहां पे यूज होगा डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। हम यहाँ पे उस चीज को बोलते हैं की पेयर। अगर हमारे पास की पेयर नहीं होंगे तो हमारा एसिमेट्रिक कभी भी काम नहीं कर सकता। और ये की पेयर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्राइवेट की, दूसरा होता है हमारा पब्लिक की। डेटा अगर हमारा प्राइवेट पे एनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक पे क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। अगर पब्लिक पे एनक्रिप्ट हुआ है तो मेरा प्राइवेट पे डिक्रिप्ट होगा। तो एक ही की पे कभी भी डेटा एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं होंगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट की को हम यूज करेंगे डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। ये हमारा क्या एसिमेट्रिक है, और सबसे ज्यादा सिक्योर एल्गोरिथम ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज? यस सर। हेलो, ओके। तो यहाँ पे जो की पेयर हेलो होता है ना, यस, सर, ये जैसे सिक्योर सेल, ये जो कम्युनिकेशन, ये टेररिस्ट, जो मतलब टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो ज्यादातर ये यूज कर सकते हैं ना, सिक्योर सेल। हाँ, वो जो एनक्रिप्शन यूज करता है ना, एसएसएच, वो हमारा एसिमेट्रिक को यूज करता है। तो और मेरे को एक फाइल पड़ी एसिमेट्रिक है, है, मेरे पे एक फाइल पड़ी है, नेट से मैंने डाउनलोड करी थी। तो ओके, उनमें उनमें कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए ना ये इनक्रिप्ट फाइल लिख रखी है कुछ, तो वो ओके, डिक्रिप्ट हो सकती है इस मेथड वो से। डिक्रिप्ट हो सकता है अगर आपको वो एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड अगर पता है तो।
वो सब बताओगे आप हमें तो? नहीं, वो चीज अभी यहाँ पे नहीं बताना। अगर आपके सीएस के बैच होगा तब बताना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बता दूं जी, तो फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन होगा। मैं आपको सर वो सब्जेक्ट करो, फाइल भेज दूंगा सर, अब देखना आप एक बार। जी, कोई नहीं, आप भेज देना, अगर हो सके तो मैं आपको करके भेज दूंगा, टाइम रहा तो। जी, अगर नहीं रहा तो सीएस के बैच में आप उस चीज को बता देना। वहां पे जी, आ, काफी ज्यादा की ब्रेकर्स के बारे में आप पढ़ोगे, जिनमें हम की वगैरह को ब्रेक कर मतलब कर सकते हैं, ठीक है। जी, ओके। आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। एक है हमारा क्या बोलते हैं उसको, पुटी का एक है, ठीक है, पुटी जेन, ये रहा पुटी जेन। इसको यूज करके देखना, ठीक है सर। ये अच्छा कोड को ब्रेक करता है, ठीक है। जी, यहाँ पे पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक वगैरह यहाँ पे देख सकते हो ना, आरएसए की पेयर को मैनेज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, देखना करके, ठीक है। ठीक है सर। चलो कोई नहीं, टाइम होगा तो बता दूंगा। नाम बता दो आपका। तो संदीप नाम। संदीप, ठीक है संदीप। देखो, ओके, तो यहाँ पे ये जो एन्क्रिप्शन यूज करता है, ये हमारा क्या है, एसिमेट्री को यूज करता है। और यहाँ पे जो एसिमेट्रिक का टाइप यूज होता है ना, वो होता है हमारा आरएसए। ये एक्चुअली का एल्गोरिथम का टाइप है, ठीक है। तो आरएसए का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स्ड सैमिर एडलमैन। ये तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने इस एल्गोरिथम टाइप को क्या किए थे, डेवलप किए थे, जिसके वजह से हमारा एसएसएच क्या है, डेटा को सिक्योरली डिवाइस के बीच में नेगोशिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डेटा को वो जो की वगैरह का जरूरत होता है ना, की पेयर का, तो यहाँ पे आरएसए में की पेयर के लिए एक नेम यूज होता है। और वो जो नेम होता है ना, वो दो चीजों को लेके बनता है। एक होता है डिवाइस का होस्ट नेम, और दूसरा होता है क्या, एक डोमेन नेम, ठीक है। तो इस दोनों को कॉन्फ़िगर करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आरएसओ को यूज कर सकते हैं। तो देख लो, मैं कर लेता हूं। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, एसएसएच को इनेबल कर देता हूं, ठीक है। तो गाइस थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ एसएसएच। और यहाँ पे मुझे करना है, होस्ट नेम ऑलरेडी चेंज कर लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेन। सो आईपी डोमेन नेम कर देता हूँ crow.com, ठीक है। करने के बाद मुझे यहाँ पे कमांड करना है, क्रिप्टो की जेनरेट आरएसए, एंटर। तो यहाँ पे जो क्री मुझे जनरेट करना है क्रिप्टो की, यानी कि वो जो एनक्रिप्शन करेगा, कितने बिट्स में वो डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, तो वो की हमारा 3622048 तक का होता है। आप कोई कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे बता दूं, बिट्स जितने ज्यादा होंगे हमारा एनक्रिप्शन उतना सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखोगे ना, की के लिए जो नेम वो यूज कर रहा है, वो किससे कर रहा है, होस्ट नेम और डोमेन नेम को यूज करके कर रहा है ना, ssh.crow.com करके। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल यूज कर लेता हूँ 1024, ठीक है। करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे मेरा एसएसएच इनेबल्ड हुआ है 1.99 पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे जाना है लाइन V2I पे, लाइन V2I 04। यहाँ पे मुझे कमांड देना है क्या, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, ठीक है। एसएसएच को किसके अंदर, इस करने के लिए कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। इसके बाद मुझे देना है पासवर्ड, पासवर्ड दे देता हूँ 123। अब मुझे करना है एग्जिट। यहाँ पे मुझे देना है इनेबल पासवर्ड फॉर प्रिविलेज एक्सेस, इनेबल पासवर्ड में कर देता हूँ 12। अब कर दो एग्जिट। करने के बाद इस लैन पे चलो PC2 के पास, अब पिंग करो। मैं पिंग करता हूँ 192.168.2.1, रिप्लाई आ रहा है। आने के बाद मुझे अभी क्या करना है, एसएसएच के थ्रू उसको रिमोटली एक्सेस लेना है। तो एसएसएच के थ्रू एक्सेस लेने के लिए कमांड है SSH-L फॉर लॉगिन। अब मुझे करना है crow.com डोमेन नेम और उस इंटरफेस का आईपी 192.168.2.1। पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा पासवर्ड देना है, वो जो 123 यानी कि लाइन V2I के अंदर मैंने दिया था 123। अब राउटर का एक्सेस आ गया, यहाँ पे 12 प्रिविलेज पासवर्ड देने के बाद अब राउटर का हम हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेटा हमारा नेगोशिएट होगा एसएसएच के बीच में, वो सारा क्या होगा, आरएस यानी कि क्रिप्टो के एसिमेट्रिक की एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के थ्रू वो क्या होगा, डेटा को
डिवाइस टू डिवाइस शेयर करेगी। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। कॉन्फ़िगरेशन देख लो, अगर किसी को कुछ डाउट होगा कॉन्फ़िगरेशन देख लो। कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग पे होस्ट नेम को चेंज क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर करना है, करने के बाद क्रिप्टो की जनरेट आरएस है कमांड देना है, उसके बाद ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। कमांड्स को नोट डाउन कर लो गाइस। सर दोबारा कोई वेटिंग में, क्या है दीपक, वेटिंग में सर, हो गया? वेटिंग में है कोई। वेटिंग में कोई, एक मिनट। भाई हो गया? लिख दिए कमांड? यस सर लिख लीजिए। यस सर लिख लीजिए। लिख ली सर। ओके डन। एक मिनट, देखो। ओके, सो गाइस इसका प्रैक्टिकल करके आपको देखना है, क्या क्या कंटिन्यू करूं? हेलो, कंटिन्यू कर लो सर। ओके डन। देखो, तो फिर आगे के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो राउटिंग प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा EIGRP। ठीक है गाइस, ये थोड़ा मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट वाला भी नहीं है, आसान ही है, तो थोड़ा समझने की ट्राई करना।
देखो, हम जब वहां पे रीप को पढ़ रहे थे ना, रीप हमारा एक्चुअली क्या है ना, बहुत छोटे से नेटवर्क को कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो अगर लाइक छोटा सा मतलब, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे 16 नंबर ऑफ डिवाइसेस के बीच में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं EIGRP का, तो सॉरी 16 राउटर्स, अगर मैं रियल फील्ड सिनेरियो में बात करूं तो 16 राउटर्स बहुत छोटे नेटवर्क के लिए होते हैं। बट रियल फील्ड में जो कंपनीज होते हैं उनमें 100 नंबर्स, लाइक बहुत ज्यादा डिवाइसेस होते हैं, तो उतने सारे डिवाइसेस को प्रोसेस करने का एबिलिटी रिप प्रोटोकॉल के पास नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। एक है हमारा EIGRP, जो हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल है। लाइक सिस्को के जितने भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर हम EIGRP को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, EIGRP का एब्रिविएशन एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। लाइक ये हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो एनहांस्ड है। लाइक एक्चुअली इस राउटिंग प्रोटोकॉल को हम हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के टाइम बोला था, राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा होता है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। बट यहाँ पे जो EIGRP होता है ना, ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल के फ्यूजन पे मिला है, ठीक है। लाइक दोनों प्रोटोकॉल्स को वो साइमल्टेनियसली यूज करता है अपना बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, जिस वजह से हम उसको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। वो वहां पे जो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, वो मल्टीकास्ट एड्रेस है आपका 2240010। EIGRP में हमारा दो एडी वैल्यूज होता है, एक होता है 90, दूसरा होता है 170। लाइक एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे, वो आपस में EIGRP के थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए एडी वैल्यू यूज करेंगे 170, सॉरी 90। बट जब डिफरेंट डिफरेंट एएस के बीच में हमें जरूरत पड़ेगा इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए, वहां पे हमारा जो एडी वैल्यू यूज होगा वो होगा हमारा 170। यहाँ पे टाइमर्स हमारा कितना है ना, दो टाइमर्स होते हैं, एक होता है हेलो 5 सेकंड्स, दूसरा होता है होल्ड ऑन 15 सेकंड्स। ये क्या होता है थोड़ा देख लो। लाइक मैं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, यस सब आप मेरे को ऐड करना, वो एक्चुअली मेरे फोन में बैटरी खत्म होगी तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही थी। ओके 1 मिनट, डन करिश्मा, डन, ओके सर। ओके। देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो राउटर्स को ले जाता हूँ, R1 एंड R2, ठीक है। तो इन दोनों के साथ अगर मैं क्या कर सकता हूँ ना, EIGRP के थ्रू अगर नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे EIGRP को इनेबल्ड करूंगा ना, और यहाँ पे भी EIGRP को इनेबल्ड करूंगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, हेलो पैकेट को नेगोशिएट करेंगे। हेलो पैकेट का काम वहां पे क्या रहेगा ना, हेलो पैकेट नेगोशिएट होने का मतलब क्या है कि वो पैकेट कंफर्म करता है कि दोनों डिवाइसेस के ऊपर मेरा क्या हो चुका है, EIGRP प्रॉपर्ली इनेबल्ड हो चुका है, ठीक है। और डिवाइसेस अभी कैपेबल है क्या करने के लिए, फर्दर डेटा को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो हेलो पैकेट होता है वो बाइडायरेक्शनल कनेक्टिविटी को चेक करने के बाद ये कंफर्म करता है कि अभी दोनों डिवाइसेस आपस के साथ क्या हो चुके हैं, नेबर बन चुके हैं, यानी कि नेबरशिप फॉर्म हो चुका है, जिसके बाद ये डिवाइसेस अभी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए और वो नेबरशिप को मेंटेन रखने के लिए एवरी 5 सेकेंड्स ये जो हेलो पैकेट्स होते हैं वो हमारे डिवाइसेस के बीच में नेगोशिएट होता रहता है, ठीक है। इस हेलो पैकेट को हम कीप अलाइव पैकेट्स भी बोलते हैं, जो ये कंफर्म करता है कि जो नेबरशिप है वो कितने टाइम तक एक्टिव है। अगर मान लो R1 क्या कर रहा है, हेलो पैकेट भेज रहा है, बट R2 वहां से हेलो पैकेट नहीं भेज रहा, तो ये वहां पे क्या करेगा, 3 बार हेलो पैकेट भेजेगा, और भेजने के बाद जो नेबरशिप यहाँ पे फॉर्म किया होगा ना, उसको वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 बार वो वेट कर रहा है हेलो पैकेट डाउन टाइम बोलते हैं, जो हमारा 15 सेकंड्स का होता है, ठीक है। EIGRP जो बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए वहां पे क्या करता है, जो मैट्रिक को यूज करता है, वो मैट्रिक को हम बोलते हैं कंपोजिट मैट्रिक्स, क्योंकि वो वहां पे 5 मैट्रिक्स को यूज करता है अपना बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, जिसको हम यहाँ पे K1 K2 K3 K4 एंड K5 करके जानते हैं। K1 होता है हमारा क्या, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमारा क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर लिंक का कैपेबिलिटी होता है, लाइक वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर पीरियड पे कितने अमाउंट ऑफ डेटा वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, उस चीज को वो क्या करता है, बैंडविड्थ के थ्रू डिफाइन करता है। दूसरा होता है हमारा लोड। लोड हमारा क्या है ना, डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन और हमारे लिंक यूटिलाइजेशन, दोनों के ऊपर डिवाइस का लोड कितना है। लाइक उस चीज को अगर आप देखोगे, मान लो यहाँ पे दो डिवाइस है, R1 दूसरा है R2। अगर मैं यहाँ पे 2 GB डेटा को शेयर करना चाहता हूँ, तो 2 GB डेटा को प्रोसेस करने के लिए R1 के ऊपर क्या होगा, लोड थोड़ा ज्यादा रहेगा,
लिंक यूटिलाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। बट यहाँ पे मैं अगर 20 MB का कोई फाइल अगर शेयर करना चाहता हूँ तो वहां पे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस रहेगा कंपैरिजन 2 GB, और इस लिंक के ऊपर लिंक यूटिलाइजेशन भी मेरा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जो लोड होता है वो हमारा डिवाइस के सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमारे लिंक के ऊपर डेटा ट्रैवल का जो पाथ यूटिलाइजेशन होता है, उन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिले। डिले होता है क्या ना, डिले हमारा एक टाइमर होता है जो ये स्पेसिफाई करता है R1 के उस इंटरफेस पे अगर कोई पैकेट आउट हुआ है तो वो पैकेट, उसका रिप्लाई पैकेट कितने टाइम के अंदर उस इंटरफेस पे रिसीव होगा। तो ये जो टाइम होता है ना पैकेट फॉरवर्ड होने से लेके पैकेट रिप्लाई पैकेट रिसीव होने तक का, ये टाइमर उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर क्या होता है, इंप्लीमेंट रहता है। और इस टाइमर को हम क्या बोलते हैं, डिले टाइमर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है क्या हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमारा क्या है, रिलायबिलिटी होता है हमारा डिवाइस का ट्रस्ट। लाइक मान लो ये दोनों डिवाइसेस के ऊपर ना कोई इंफॉर्मेशन नेगोशिएट नहीं हो रहा है। अगर मैं R1 से 10 पैकेट्स भेजूंगा R2 के लिए तो वहां पे क्या हो जाएगा, 10 पैकेट्स मेरे रिसीव्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो पाथ है ये मेरा क्या है, 100% रिलायबल, यानी कि 100% ट्रस्टवर्दी है। बट अगर मैं यहाँ पे 10 पैकेट भेज रहा हूँ, कुछ कंजेशन की वजह से यहाँ पे 8 पैकेट ही रिसीव हो रहे हैं, तो ये जो पाथ है ये मेरा क्या है, 80% रिलायबल है। ठीक है। तो ये हमारा रिलायबिलिटी है। MTU ऑलरेडी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सारे वैल्यूज को वो कंसीडर करके क्या करता है, एक एल्गोरिथम यूज करता है, डुअल। डुअल स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। जिस एल्गोरिथम को यूज करके ये पे क्या करता है, बेस्ट पाथ को फाइंड करता है। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बेस्ट पाथ दो फाइंड होते हैं। ठीक है। एक होता है जो एक्चुअल में क्या होता है, बेस्ट पाथ होता है। दूसरा सेकंड बेस्ट पाथ होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देखो 1 R1 R2, अगर मुझे R1 से R2 तक जाना है, सबसे बेस्ट पाथ कौन रहेगा, ये वाला। तो ये मेरा क्या रहेगा, बेस्ट पाथ। और ये वाला सबसे क्या रहेगा, सेकंड बेस्ट पाथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो EIGRP है वो वहां पे क्या करता है, दो पाथ को चूज करता है। इन केस मेरा बेस्ट पाथ डाउन चला गया तो वहां पे जो सेकंड बेस्ट पाथ है वो मेरा क्या बन जाएगा, इमीडिएटली बेस्ट पाथ बन जाएगा। और डिवाइसेस उस पाथ के थ्रू क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि डिवाइसेस के ऊपर क्या ना हो, कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। और ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन सिर्फ आपको EIGRP के ऊपर ही मिलता है। बाकी और कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस तरह से टास्क परफॉर्म नहीं करते। हर कोई वहां पे एल्गोरिथम को रन करने के बाद सिर्फ एक ही बेस्ट पाथ को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। ठीक है। उसके बाद है क्या हमारा हेलो। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है EIGRP पैकेट्स के बारे में। EIGRP में 5 नंबर्स ऑफ पैकेट नेगोशिएट होते हैं। हेलो पैकेट हमारा क्या करता है, डिवाइसेस के ऊपर बायडायरेक्शनल कनेक्टिविटी को चेक करना, नेबरशिप को फॉर्म करना, और उस नेबरशिप को मेंटेन रखने के लिए एवरी 5 सेकंड्स क्या होता है, डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होता है। जिस वजह से हम वहां पे हेलो पैकेट्स को क्या बोलते हैं, कीप अलाइव पैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है क्या, अपडेट पैकेट्स। अपडेट पैकेट्स में क्या होगा, अपडेट पैकेट्स में वो वहां पे क्या करेंगे, एक दूसरे का राउटिंग टेबल, जैसे हमारा रिप में नेगोशिएट होता था, वहां पे अपडेट पैकेट क्या होगा, नेगोशिएट होगा। होने के बाद वहां पे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब अगर एक डिवाइस अपना अपडेट पैकेट दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर रहा है तो वो उस अपडेट पैकेट को रिसीव करने के बाद पहले डिवाइस को क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि आपने जो अपडेट पैकेट मुझे भेजे थे वो मैं क्या कर चुका हूँ, सक्सेसफुली रिसीव कर चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद होता है क्या, क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के पैकेट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक केस में जनरेट होता है। वो केस कौन सा है, अगर मेरा मान लो बेस्ट पाथ मेरा डाउन चला गया तो वहां पे जो सेकंड बेस्ट पाथ होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, बेस्ट पाथ बन जाएगा। बट मान लो सेकंड बेस्ट पाथ मेरे पास है ही नहीं, तो उस केस में क्या करते हैं डिवाइसेस, क्वेरी पैकेट को जनरेट करके नेटवर्क में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि किसी के पास अगर कोई पाथ का ऑप्शन अवेलेबल है तो वो क्या करे, इन्फॉर्म करे। अगर किसी के पास पाथ का अवेलेबिलिटी है तो वो वहां पे क्या करता है, रिप्लाई पैकेट के थ्रू वो पैकेट को, वो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जिस डिवाइस में हमें क्वेरी पैकेट को जनरेट किया होगा उसके पास वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह से हर एक प्रोसेस को मैनेज करने के लिए EIGRP में क्या है, 5 नंबर्स के पैकेट्स यूज होता है। ठीक है।
उसके बाद EIGRP के टेबल्स, EIGRP में हमारे क्या होते हैं ना, 3 टाइप्स के टेबल्स होते हैं। एक होता है हमारा नेबर टेबल, दूसरा होता है हमारा टोपोलॉजी टेबल, तीसरा होता है हमारा राउटिंग टेबल। नेबर टेबल क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे हाँ ये रहा, देखो अगर मैं इन सब पे EIGRP को इनेबल कर रखा हूं ना, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इस R1 के साथ कनेक्टेड कौन कौन है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो ये तीनों का इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, नेबर टेबल, मैंने लाइक इन तीनों नेटवर्क, तीनों राउटर के ऊपर किस किस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सारे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो किस पे स्टोर करके रखेगा, नेबर टेबल में स्टोर करके रखेगा। ठीक है। दूसरा होता है हमारा कौन सा, टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल क्या होगा ना, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी राउटर्स रहेंगे, उन सारे राउटर्स के ऊपर कौन से नेटवर्क अवेलेबल है, उन सबका इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करके रखता है। ये एक्चुअली टोपोलॉजी है, मैं वहां पे पी भूल चुका हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, टोपोलॉजी टेबल में जो सारे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन रहेगा, उस नेटवर्क के इंफॉर्मेशन के ऊपर वो वहां पे क्या करता है, एल्गोरिथम को रन करता है, और एल्गोरिथम को रन करने के बाद वो जो बेस्ट पाथ उसको मिलता है, वो बेस्ट पाथ को राउटिंग टेबल में अपडेट करने के बाद डिवाइसेस उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑटोनोमस सिस्टम का थोड़ा बहुत ब्रीफिंग किया है। ब्रीफिंग क्या है, autonomous system क्या है ना, it is logical area used to manage the devices। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में इंट्रो दे रखा है, बट यहाँ पे जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है वो हमारा 16 बिट्स का होता है, जो हमारा 1 से लेकर 65535 तक होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है ना, एस जो होता है वो राउटर वो ऊपर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, जो मेट्रिक वेट्स है वो क्या होना चाहिए, डिवाइसेस के ऊपर सेम होना चाहिए, तभी हमारे डिवाइसेस EIGRP के थ्रू क्या कर सकते हैं, नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए कैपेबल बनेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्या, EIGRP। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। लाइक अगर मान लो R1 मेरा सोर्स है और R2 मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सोर्स के पास जितने पॉसिबल पाथ रहेंगे ना, जितने भी पाथ अवेलेबल रहेंगे, वो सारे के सारे पाथ मेरे किस में आएंगे, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस पे आएंगे। उसके बाद होता है क्या, फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस क्या है, जो सबसे मिनिमम पाथ होगा। लाइक मान लो जो बेस्ट पाथ है ये मेरा क्या है, सबसे मिनिमम पाथ है, तो इसका इंफॉर्मेशन वो किस पे स्टोर करके रखता है, फिजिबल डिस्टेंस पे स्टोर करके रखता है। यहाँ पे डिस्टेंस है, मैंने स्टेंस लिख रखा है। दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड डिस्टेंस। रिपोर्टेड डिस्टेंस मेरा क्या है ना, रिपोर्टेड डिस्टेंस होता है मेरा लाइक जो नेबर है, मान लो ये मेरा R3 है, मेरा R4 है, तो R1 का नेबर कौन है, R3 और R4 है, तो ये यहां से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो पाथ का इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल होगा, वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सोर्स को एडवर्टाइज करते हैं, और सोर्स उसका इंफॉर्मेशन एज अ रिपोर्टेड डिस्टेंस वो क्या करता है, मेंटेन रखता है। और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगा, टोपोलॉजी टेबल में मिल जाएगा। और एल्गोरिथम रन होने के बाद उसको दो वैल्यूज, दो पाथ मिलते हैं। एक होता है उसका सक्सेसर यानी कि द बेस्ट पाथ, और फिजिबल सक्सेसर होता है वो हमारा सेकंड बेस्ट पाथ होता है। तो उसको चूज करने के बाद सक्सेसर को वो क्या करता है, राउटिंग टेबल में अपडेट करता है, जो उसका बेस्ट पाथ रहेगा, और डिवाइसेस उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो गाइस ये था आपका EIGRP। इसमें किसी को कुछ कहीं पे डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। हेलो, नो सर। ऑल क्लियर। चलो तो फिर इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है। देखो इनके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, रिप को इनेबल कर रखा है, तो रिप को डिसेबल करने का कमांड क्या रहेगा, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओ सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो राउटर रिप। अब रिप हट जाएगा। ठीक है। अगर मुझे EIGRP एक्टिवेट करना है तो EIGRP एक्टिवेट करने के लिए कमांड दे देता हूं। देखो पहले राउटिंग टेबल दिखा देता हूं, एक्चुअली मैं रिप हटा है कि नहीं हटा, देख लो यहाँ पर रिप रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
यानी कि रीप मेरा क्या हो चुका है, हट चुका है। EIGRP को एक्टिवेट करने के लिए कमांड है राउटर EIGRP, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोनोमस नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको ऑटोनोमस नंबर के लिए ले जाता हूँ 1, नेटवर्क 10.0.0.0, नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है, दूसरे पे चलता हूं। दूसरे पे क्या करूंगा, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो राउटर रिप नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है। देखो मैं दिखा देता हूँ, डू शो आईपी रूट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क, इन दोनों को मुझे क्या करना है, EIGRP में एडवर्टाइज करना है, राउटर EIGRP। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नेटवर्क 10.0.0.0, नेटवर्क 192.168.2.0। ठीक है, करने के बाद दोबारा से अगर मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं तो देख लो, डी करके एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपको राउटिंग टेबल में आपको मिल रहा है। डी का मतलब होता है EIGRP। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको डी का मतलब यहाँ पे EIGRP मिलेगा। 90 होता है क्या ना, उसका इंटरनल एडी। लाइक एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वो आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए जो एडी वैल्यू को यूज करेंगे वो हमारा 90 होगा, जिसको हम इंटरनल एडी बोलते हैं। ठीक है, अब डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के, सॉरी कम्युनिकेशन करके देखो आपको क्या मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा 192.168.2.2 पिंग हो रहा है। आप अगर पहली बार करोगे तो वहां पे आपको पहला पैकेट क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा, क्योंकि ARP प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए वो पहला पैकेट को क्या करता है, रिजर्व रखता है। ठीक है, ओके। सो गाइस